तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तियान-दो एम्पायर की आर्मियां अपने कैंप में वापस आ गई है और फिर हम क्वान रेंजियो को देखते हैं जिसको ये पता चल गया है कि उसने अभी अभी अपने ही ग्रैंडपा को मार दिया है। एंजल गॉड कहती है कि तुम्हारे टेस्ट को पूरा करवाने के लिए इन्होंने खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है। फिर क्वान रेंजियो को याद आता है कि कैसे डार्क क्वान रेंजियो ने ओवरकम कर दिया था और अपने ही ग्रैंडपा में उसने तलवार घोंप दी थी। उसके ग्रैंडपा भी काफी खुश है क्योंकि अब क्वान रेंजियो गॉड बनने के सफर में आगे बढ़ पाएगी और फाइनली उसने अपना 8 टेस्ट पूरा कर लिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये न सिर्फ मेरी चाहत थी बल्कि पूरा एंजल ट्राइब चाहता है कि क्वान रेंजियो ही अगली गॉड बने। क्वान रेंजियो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा कर दिया है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा को नहीं खोना चाहती थी। एंजल गॉड कहती है कि बेशक उसने 9 टेस्ट का गेट खोल लिया है लेकिन अभी इसके दिल में 3 और बड़े ऑब्स्टिकल रह गए हैं और अब ये गॉड बन पाएगी या नहीं ये सिर्फ इस पर ही डिपेंड है। अब ग्रैंडपा नीचे गिरने लगते हैं और क्वान रेंजियो अपने ग्रैंडपा को पकड़ने के लिए खुद भी नीचे आ जाती है। क्वान रेंजियो का उसके ग्रैंडपा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था इसलिए वो अपने ग्रैंडपा को नहीं मरते देख सकती, इसलिए उसे अभी भी लग रहा है कि वो उन्हें बचा सकती है। वही तियान-दो आर्मी के कैंप के अंदर तांगशान सभी को बताता है कि उसे ओशन गॉड का एग्जाम पूरा करने के लिए जाना है और लेवल 100 को ओवरकम करना है। ये सुनकर एम्परर ज़ू शॉक है क्योंकि लेवल 100 पर पहुंचने की बात उन्होंने पहली बार सुनी है। तांगशान कहता है कि इस सिचुएशन से डील करने का अब यही एक तरीका है। एम्परर ज़ू कहते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में गॉड रहते हैं? आखिर एक गॉड कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा? तांगशान बताता है कि असल में इस दुनिया में लंबे समय तक कोई गॉड अपीयर नहीं हुआ है। 100 लेवल पर पहुंचने के बाद स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर मैं 100 लेवल को पार करने के बाद गॉड बन गया तो हम बहुत आसानी से ज़ियालिंग पास को तोड़कर अपनी पूरी सेना को एकदम घुसा देंगे। एम्परर ज़ू भी बहुत खुश होते हैं कि उनके एम्पायर में फाइनली गॉड टायर ग्रेट मैन होने वाला है। एम्परर ज़ू पूछता है कि कितने परसेंटेज चांसेस है कि आप पूरा कर लोगे और कितनी देर में आप वापस आओगे? तांगशान कहता है कि मैक्सिमम वो 1 महीने में वापस आ जाएगा और उसको 70% कॉन्फिडेंस है कि वो पास हो जाएगा, वरना 3 महीने में तो वापस हो ही जाऊंगा। एम्परर ज़ू कहता है कि अब इस एम्पायर का फ्यूचर आपके ऊपर ही डिपेंड है और जो भी आपको चाहिए ये एम्पायर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है, आपके जाने के बाद अगर वुहान एम्पायर ने हम पर फिर से हमला कर दिया तो अब हमें कौन बचाएगा? जिस पर तांग जियाओ कहता है कि मैं और मेरी क्लैन यही रहेगी और आपकी रक्षा करेगी, जिस पर एम्परर ज़ू खुश हो जाते हैं। और फिर तांगशान कहता है कि ये मैटर काफी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बात स्प्रेड ना होने पाए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वरना ये बात वुहान एम्पायर को यहाँ अट्रैक्ट कर सकती है। जिस पर एम्परर ज़ू सब मैनेज करने की उन्हें श्योरिटी देता है। अब तांगशान अपने पापा और चाचा के साथ ग्रैंड मास्टर के पास आता है और अर्लोंग उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे उस मैजिकल प्लांट की वजह से ग्रैंड मास्टर बच गए हैं और अब हील भी हो रहे हैं। तांगशान ग्रैंड मास्टर से उनके हाल पूछता है जिस पर वो बताते हैं कि वो अब रिकवर हो गए हैं। वो फिर तांगशान को अपने पापा और चाचा के साथ बैठने को कहते हैं, जिस पर तांग हाउ ग्रैंड मास्टर को शाय ना होने के लिए और कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं कि आप हमारे वेलकम की चिंता अभी ना करो, आप बीमार हो और आप रिकवर होने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। आपने ही मेरे बेटे को बचपन से गाइड किया है और आज जो भी ये है उसका सारा श्रेय आपको जाता है। अर्लोंग भी कहती है कि तांगशान भी हमेशा पूरा ट्रस्ट करके ग्रैंड मास्टर की हर बात को मान जाता था। आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट करने जाती हूँ। ग्रैंड मास्टर तांगशान से पूछते हैं कि क्या तुमने सी गॉड का सक्सेसर बनने का पूरा मन बना लिया है? तांगशान कहता है कि आप जानते हो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, इस करंट वॉर की वजह से नहीं बल्कि सी गॉड के 9 टेस्ट को मुझे पूरा करना ही होगा। तांग हाउ कहता है कि 100 लेवल पर पहुँचना और गॉड बनना काफी मुश्किल है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास जो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे वो भी कई सालों तक उसे पार नहीं कर पाए थे और फिर वैसे भी ज़ियालिंग पास पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत है, इसलिए तांगशान को वहाँ जाना ही होगा। और वैसे भी आपने कहा है कि ज़ियालिंग पास वाली चिंता जल्द से जल्द रिसॉल्व होनी चाहिए। ये सुनकर एकदम तांग जियाओ बोल पड़ती है कि आखिर ग्रैंड मास्टर ने ये कब कहा। ये सुनकर सभी ऑकवर्ड से हो जाते हैं और यहाँ से पता चलता है कि तांग जियाओ थोड़ा सोशली ऑकवर्ड है। ये सिचुएशन काफी फनी हो जाती है। तांगशान अपने पापा से कहता है कि आप चिंता ना करो, वहाँ पर जाने से पहले मैं हाओ तियान हैमर की स्पिरिट रिंग को प्राप्त करूंगा और सी गॉड की लाइट की वजह से मैं जल्दी से स्पिरिट रिंग्स प्राप्त कर पाऊंगा।
मुझे यकीन है कि ये ट्रिप सक्सेसफुल रहेगी। अब तैंग याओ ग्रैंड मास्टर के पास आकर बैठे हैं और कहते हैं कि तुमने तैंग शैंग और तैंग हाओ सेक पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हमें तुम मास्टर दौलो मत कहो, हम भाई हैं और इसलिए हमें भाई कहकर पुकारो। वो ये सब जोश में कह रहे थे और वो भूल ही जाते हैं कि इनको चोट लगी है और वो जोर से उनके कंधे को पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें और दर्द होता है, जिससे तैंग याओ फिर से एम्बैरेस हो जाते हैं और फिर ये सिचुएशन फनी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं अब तो दर्द सही है। वो सब बहुत हंसते हैं और फिर तैंग हाओ तैंग शैंग को अच्छे से समझाते हैं कि सी गॉड आइलैंड काफी खतरनाक है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें हाओ तियान सेक की सीक्रेट टेक्निक सिखा दूं। तैंग याओ भी कहता है कि हाँ, इसे अब पास कर देनी चाहिए, आखिर ये अब उस टेक्निक का वारिस नहीं होगा तो भला कौन होगा, अब यही सही समय है। तैंग शैंग और ग्रैंड मास्टर दोनों पूछते हैं कि हाओ तियान सेक की सीक्रेट टेक्निक आखिर क्या है। ग्रैंड मास्टर इसलिए ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हाओ तियान ने इस सीक्रेट टेक्निक से मास्टर क्रोकोडाइल जैसे डोलो मास्टर को हरा दिया था। ये काफी एक्सट्रीम टेरिफाइंग पावर है। तैंग हाओ कहता है कि यही तो हाओ तियान सेक की सीक्रेट टेक्निक की ग्रेटनेस है, तुम अब मेरे साथ आओ। तैंग शैंग उनके साथ अब पहाड़ के किनारे जहाँ एकदम शांति है वहाँ चला जाता है। ये काफी अलग और हाईली डेंस जगह है जहाँ हर जगह वनस्पति और पशु पक्षी निवास कर रहे हैं। तैंग हाओ बताता है कि हाओ तियान सेक जब से एस्टैब्लिश हुआ है तब से वो एक सीक्रेट टेक्निक पास करता हुआ आया है। उस टेक्निक की अपनी एक कल्टीवेशन टेक्निक है और अगर तुम में हाई टैलेंट नहीं हुआ तो तुम उसे नहीं सीख पाओगे और तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी। इस कल्टीवेशन टेक्निक का नाम सुमेरु हैमर है और अब वो उसे सिखाना शुरू करते हैं। वो उसे आंख बंद करके अपने हाथ बाहर निकालकर आसपास के एनवायरनमेंट को फील करने को कहते हैं। तैंग शैंग पहले लीफ को फील करता है और फिर विंड को फील करता है। वो फिर तैंग शैंग को बताते हैं कि अगर यहाँ कोई विंड नहीं होगी तो कोई पत्ता उड़ने के काबिल नहीं होगा, अगर कोई लीफ नहीं होगी तो विंड अपना एक फंक्शन खो देगी। सुमेरु हैमर असल में सभी स्पिरिट रिंग्स को एक साथ यूज करने की एक टेक्निक है और उसकी सारी पावर को पालो सुमेरु में डालने की, जिससे उसकी सारी पावर प्योरेस्ट पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। स्पिरिट रिंग जो हैमर की सुमेरु बन जाती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो हाथ की हाथ उसको ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और वो तैंग शैंग से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें ये समझ आया, जिस पर तैंग शैंग थोड़ा उदास हो जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मेरी फ्रेंड को टाइम न मिल पाने की वजह से वो योर डायरीज पर वीडियोस नहीं ला पा रही थी, इसलिए उसके चैनल पर अब आपके लिए मैं वीडियोस लाया करूंगी और आपको नेम सर्च करने में आसानी हो, इसलिए उसका नाम मिस वॉइस ओवर 2 कर दिया गया है। उसके अंदर हम आपकी पसंदीदा कोरियन ड्रामा और एनिमी लाया करेंगे, सो आप उस चैनल को पूरा सपोर्ट करें। सोल लैंड और BTTH की एक्स्ट्रा डिटेल्स और हिडन स्टोरी लाइन्स आपको वहीं देखने को मिलेंगी।